हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 से लेकर 24 ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो 3 दिन के हमारे करंट अफेयर्स इकट्ठे हो चुके हैं, 22 के, 23 के एंड 24 के। तो तीनों दिन के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस है जो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। 21 ऑफ अप्रैल को भी हमने इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस नहीं करे थे, तो 21 ऑफ अप्रैल के भी देख लेते हैं। 21 ऑफ अप्रैल को आता है सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे, जी हाँ, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं का दिन है ये। तो 21 ऑफ अप्रैल 1947 को जो आईएएस का फर्स्ट बैच सिलेक्ट हुआ था और उसको एड्रेस किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इसीलिए 21 ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है सिविल सर्विसेज डे। एक और दिन आता है 21 अप्रैल को ही, वो कौन सा है? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो ये आता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती है उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करें, नई इनोवेशन लेकर आए। तो उसी चीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 ऑफ अप्रैल को। 23 अप्रैल पे चलते हैं। 23 अप्रैल को अगेन 2 दिन आते हैं। एक है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इसको वर्ल्ड बुक डे भी बोला जाता है। और क्या इसको बोलते हैं? वर्ल्ड बुक डे भी बोलते हैं। तो 23 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन 23 ऑफ अप्रैल को जो विलियम शेक्सपियर जी थे उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी आती है, राइट। और जो वर्ल्ड बुक डे होता है उस दिन एक वर्ल्ड बुक कैपिटल भी सिलेक्ट करी जाती है। और इस साल जो वर्ल्ड बुक कैपिटल सिलेक्ट करी गई है वो कौन सी है? वो है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, तो इसको सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड बुक डे के साथ। एक और दिन आता है 23 अप्रैल को, वो है वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। टेबल टेनिस डे भी इसी दिन आता है। और इस साल का जो थीम है टेबल टेनिस डे का वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। थीम क्या है? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब देखो 23 अप्रैल को 2 दिन आते हैं, एक बुक डे, दूसरा है टेबल टेनिस डे। तो टेबल पे बैठकर आप बुक पढ़ रहे हो तो इस तरह से दोनों डेज एक साथ आप याद कर सकते हो। टेबल पे बैठकर 2-3 बुक्स पढ़ रहे हो तो 2-3 से 23 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट नेवी चीफ? नेवी के नेक्स्ट चीफ कौन बनने वाले हैं? 30 ऑफ अप्रैल को ये अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे, तब तक जो पुराने चीफ है वही रहेंगे। तो नेवी के जो नेक्स्ट चीफ है उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी। और किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं आर हरि कुमार को। रिप्लेस किसको कर रहे हैं? आर हरि कुमार को। 30 ऑफ अप्रैल को ये बन जाएंगे नेवी के नए चीफ। नाम क्या है? दिनेश त्रिपाठी, राइट। अब इसके साथ ही एक बार देख लेते हैं आर्मी और एयरफोर्स के जो चीफ है वो कौन है। आर्मी के चीफ है मनोज पांडे। मनोज पांडे आर्मी के चीफ है। और नेवी के कौन है? सॉरी, नेवी के तो दिनेश त्रिपाठी बनने जा रहे हैं। तो एयरफोर्स के चीफ कौन है? उनका नाम है BR चौधरी। आर्मी के मनोज पांडे, एयरफोर्स के है BR चौधरी और नेवी के कौन बनने जा रहे हैं? दिनेश त्रिपाठी। रिप्लेस किसको कर रहे हैं? आर हरि कुमार को, राइट। नेक्स्ट है, बुक का नाम है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर एक बुक का नाम है। तो ये बुक किसकी है? तो इस बुक के राइटर कौन है? तो राइटर का नाम है दुव्वूरी सुब्बाराव। राइटर कौन है? दुव्वूरी सुब्बाराव। दुव्वूरी सुब्बाराव के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दुव्वूरी सुब्बाराव जो है ये 2007-8 में फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं
और 2008 में ये बन गए थे आरबीआई के गवर्नर, सितंबर 2008 में। सितंबर 2008 से लेकर 5 साल के लिए ये रहे हैं आरबीआई के गवर्नर टिल सितंबर 2013, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। थर्ड एडिशन है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का। तो ये कब शुरू हुआ था? ये अवार्ड जो है लता मंगेशकर अवार्ड, ये शुरू हुआ था 2022 के अंदर। 2022 में दिया गया, 2023 में दिया गया और इस साल थर्ड ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। थर्ड एडिशन है इस अवार्ड का। तो इस साल का जो अवार्ड है ये किसको दिया जा रहा है? थर्ड एडिशन जो है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का ये जा रहा है अमिताभ बच्चन जी को, राइट। अब जो फर्स्ट था, फर्स्ट किसको मिला था? ये मिला था नरेंद्र मोदी जी को। फर्स्ट मिला था नरेंद्र मोदी को, सेकंड था आशा भोंसले को और थर्ड मिलेगा अमिताभ बच्चन जी को, राइट। अमिताभ बच्चन को मिलने जा रहा है तो इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं और इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। तो इनको 4 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और 2015 के अंदर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस फीचर्ड ऑन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो लिस्ट है उसमें से जो 8 लोग हैं, जो 8 लोग हैं वो कौन से हैं? वो इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट। तो इसमें से कुछ तो इंडियन डिसेंट के लोग हैं और कुछ इंडिया के ही है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि साक्षी मलिक हो गया, रेसलर है, इंडियन ही है, आलिया भट्ट हो गया, देव पटेल हो गया। तो इन तीनों का नाम आया है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में, राइट। तो इसके अलावा बाकी के 5 लोग कौन है जो इंडियन डिसेंट के हैं? एक तो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एक है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है प्रियम वदा नटराजन और दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंट जो कि लंदन में है, ये लंदन बेस्ड है। तो इसकी जो ऑनर है अस्मा खान, उनका नाम आया है। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस डायरेक्टर जो है जिगर शाह, तो इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन द हेड ऑफ LGBTQ+ कमेटी। LGBTQ+ की एक कमेटी बनी है। क्या है ये LGBTQ+? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर। क्वेयर में कौन से आ जाते हैं? जो बाकी की आइडेंटिटीज होती है, जैसे एसेक्सुअल हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, या बाकी की जो भी आइडेंटिटी है वो आ जाती है क्वेयर की डेफिनेशन में, राइट। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर। तो इनकी एक कमेटी बनी है। तो जिसके हेड कौन है? हेड का नाम है राजीव गौबा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है और इस कमेटी के हेड है राजीव गौबा, राइट। अब 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। नाम क्या था? सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, तो उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है वो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं कर रहा। तो अब इसके वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, ये जो मैरिज वाला आप जो मुद्दा लेकर आए हो, तो ये मुद्दा जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। ये कोई हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट नहीं कर रहा। अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा, और ना ही फंडामेंटल राइट में कहीं पे मैरिज की बात हुई है कि जो सेम सेक्स मैरिज है या किसी भी तरह की मैरिज है वो किसी का फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम डील करते हैं फंडामेंटल राइट से या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। तो अब ये जो मुद्दा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को अमेंड करने का या इसमें चेंजेस लाने का, तो ये आएगा पार्लियामेंट के पास। इस पे पार्लियामेंट जो करना चाहे वो कर सकती है। अगर वो अलाउ करे सेम सेक्स मैरिज को तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं करती तो भी हम इसमें नहीं आ सकते। तो अब इसके जवाब में इन्होंने क्या बोला? अब इन पार्टी ने बोला कि भाई देखो,
जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब आप मैरिज की तो बात कर रहे हो कि फंडामेंटल राइट में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहे हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 के अंदर। लेकिन हमें इक्वालिटी मिल कहाँ रही है? जो ट्रांसजेंडर होते हैं या बाइसेक्सुअल, गे की बात कर लो, लेस्बियन की बात कर लो, तो कहते हैं हमें सेम राइट्स नहीं मिल रहे, लॉ के सामने हमें बराबर नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं जॉब्स लेने जाते हैं या रिटायरमेंट के टाइम पे हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इक्वालिटी हमें मिल नहीं रही। तो इट मीन्स के जो हमारा आर्टिकल 14 है वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो भी सुप्रीम कोर्ट का आगे से जो जवाब था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ये कमेटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई है ये कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जो कमेटी का डिसीजन होगा हम उसके अकॉर्डिंग आगे अपना जो वर्डिक्ट होगा वो देंगे, राइट। तो LGBTQ+ की डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर में आ जाते हैं इंटरसेक्स, एसेक्सुअल या बाकी की जो आइडेंटिटीज है वो आ जाती है क्वेयर के अंदर, क्वेयर की डेफिनेशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग कौन सी कंट्री के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? 15 मई को ये बनेंगे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। किसके बनेंगे? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, राइट। नेक्स्ट है हु इज दिलीप सिंह मजीठिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। दिलीप सिंह मजीठिया कौन है? ये इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे, राइट। इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स रैंकिंग विच एयरपोर्ट टॉप्स। स्काईट्रैक्स का एक इंडेक्स आया है, स्काईट्रैक्स रैंकिंग, तो इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सा एयरपोर्ट रहा है ग्लोबली, राइट। तो स्काईट्रैक्स क्या है? ये एयरपोर्ट्स की रैंकिंग करते हैं, ये हाईएस्ट एक तरह की बॉडी है जो एयरपोर्ट्स की रैंकिंग करती है, तो एयरपोर्ट्स के लिए जो भी इंडेक्स लेकर आती है, राइट। तो इसमें जो टॉप पे रहा है एयरपोर्ट, उसका नाम क्या है? दोहा हमाद एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स रैंकिंग कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? दोहा का हमाद एयरपोर्ट। इसके अलावा सेकंड पोजीशन किसकी है? सेकंड पोजीशन है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट की। पिछले कुछ सालों से सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ये टॉप पोजीशन पे रहा था, लेकिन इस साल टॉप पोजीशन पे कौन सा रहा है? दोहा हमाद एयरपोर्ट। थर्ड पोजीशन है सियोल इंचियोन एयरपोर्ट की। इंडिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स जो टॉप 100 में आए हैं, इंडिया के 5 एयरपोर्ट्स जो टॉप 100 में रहे हैं, तो कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, इसकी रैंकिंग कौन सी है? 36 पोजीशन पे है। मुंबई का 95th पोजीशन पे है। बेंगलुरु का 59th पोजीशन पे है। हैदराबाद का 61st पोजीशन पे है और गोवा का रैंक है 92nd, राइट। तो इंडिया के 5 एयरपोर्ट्स है जो टॉप 100 में आए हैं। नेक्स्ट है तिरंगी बर्फी गॉट द GI टैग फ्रॉम विच स्टेट। इसको बनारसी तिरंगी बर्फी भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? बनारसी तिरंगी बर्फी। अब बनारसी तिरंगी बर्फी बनारस की है तो यूपी की है, तो इसको GI टैग मिला है यूपी स्टेट से, राइट। और अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में किसी स्टेट के पास अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग है तो वो कौन सी स्टेट है? वो है यूपी। यूपी के पास टोटल 75 GI टैग्स है। तो रिसेंटली तिरंगी बर्फी को दिया गया है और कुछ और GI टैग भी यूपी में दिए गए हैं, जैसे कि बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट हो गया, लखीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली केन एंड बैम्बू क्राफ्ट, बरेली जरदोजी क्राफ्ट, पिखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल हो गया। तो इनको भी GI टैग रिसेंटली दिए गए हैं। तो इनको मिलाकर टोटल 75 GI टैग यूपी के पास अभी हो चुके हैं। अगर हम बात करें 2008-9 की, तो 2008-9 में यूपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही GI टैग था। कौन सा था? इलाहाबाद सुरखा अमरूद का, राइट। इलाहाबाद सुरखा अमरूद का एक ही GI टैग था 2008-9 में यूपी के पास। तो अभी हो गए हैं टोटल 75। इसके साथ ही इंडिया की ऐसी स्टेट बन गई है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स है, राइट।
नेक्स्ट है विच स्टेट इंप्लीमेंटेड सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सेंटर का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसको रिसेंटली कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है, और वो फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है। तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, राइट। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है इसकी बात हुई थी COP28 के अंदर, राइट। COP28 में जो 2023 में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 के अंदर हुई थी COP28। तो इसमें बात हुई थी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो इस साल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कौन सी स्टेट में? फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है लाइफ, राइट। तो इसके जो लाइफ इनिशिएटिव है इसके अंडर भी ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है, राइट। तो लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के अंडर भी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है विच स्टेट इंट्रोड्यूसेस SOPs अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो कौन सी स्टेट ने इंट्रोड्यूस करे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वन हेल्थ इनिशिएटिव के अंदर? तो स्टेट का नाम है केरला। SOP के अंदर 8 डिजीजेस आती है और केरला में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये पहली स्टेट बन चुकी है जहां पे स्टेट लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस या इंप्लीमेंट किया गया है, राइट। अदरवाइज जो SOPs होते हैं इनको इंट्रोड्यूस कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट सेंटर करता है। लेकिन केरला पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने SOPs इंट्रोड्यूस किए हैं अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। केरला के अंदर भी 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। कौन से ये 4 डिस्ट्रिक्ट है? एलापुजा, पथनमथिट्टा, कोट्टयम एंड इडुक्की। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है, और इसके अंदर टोटल 8 डिजीजेस, कम से कम 8 डिजीजेस इसमें कवर होएगी। कौन कौन सी? जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस A, E, डेंगू, निपा वायरस हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस तरह की 8 डिजीजेस ये कवर करेगी, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू कलर ऑफ DD न्यूज लोगो। DD न्यूज जो है इसका लोगो चेंज हो चुका है। पहले ब्लू हुआ करता था, तो अब चेंज होकर कौन सा हो गया है? सैफरन कलर। कौन सा हो गया है? सैफरन कलर हो गया है DD न्यूज का, राइट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस CDP सुरक्षा स्कीम फॉर विच सेक्टर। CDP सुरक्षा स्कीम क्या है? जो CDP सुरक्षा स्कीम है ये एक सब्सिडी स्कीम है। ये क्या है? ये एक सब्सिडी स्कीम है। CDP सुरक्षा स्कीम ये किसके लिए लाई गई है? ये लाई गई है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी आती है? हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हैं, राइट। अब CDP सुरक्षा एक सब्सिडी स्कीम है, तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। CDP की फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सुरक्षा की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट है वंदे भारत बुलेट ट्रेन विल रन ऑन विच कॉरिडोर। वंदे भारत बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में शुरू होने जा रही है। तो इसकी जो स्पीड रहेगी वंदे भारत बुलेट ट्रेन की, ये रहेगी अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये दौड़ेगी, जो कि जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन्स होती है उनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ट्रेन्स होती है उनमें से एक ट्रेन है वंदे भारत बुलेट ट्रेन। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ेगी। और कौन से कॉरिडोर पे ये शुरू होने जा रही है? तो ये शुरू होने जा रही है नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर पे। नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर पे स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हु बिकम्स द सेकंड प्लेयर टू प्ले 250th गेम इन IPL। हु बिकम्स द सेकंड प्लेयर टू प्ले 250th गेम इन IPL। IPL के अंदर सबसे पहले जो 250 गेम्स पूरी करी है वो करी है महेंद्र सिंह धोनी ने। ये फर्स्ट प्लेयर थे। और सेकंड प्लेयर कौन सा है? सेकंड प्लेयर का नाम है रोहित शर्मा।
सेकंड प्लेयर का नाम क्या है? रोहित शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली 250th मैच खेला है आईपीएल का। विराट कोहली और दिनेश कार्तिक की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास ही है। विराट कोहली ने अब तक 244 मैचेस खेल चुके हैं और दिनेश कार्तिक भी 249 मैचेस खेल चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है इसरो एम्स टू मेक स्पेस मिशन डेब्री फ्री बाय विच ईयर? डेब्री फ्री। अब जो स्पेस मिशन होते हैं उसमें क्या होता है, जो लॉन्च व्हीकल होता है वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर से स्पेस में एंटर करता है तो स्पेस में जाते ही वो टूट जाता है, तो उसका जो डेब्री होता है, जो बचा खुचा पार्ट होता है, वो स्पेस में ही यहाँ पे घूमता रहता है। तो स्पेस में ये जो लॉन्च व्हीकल्स का बहुत सारा डेब्री यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो अब इसरो का एम क्या है कि हम जो स्पेस व्हीकल्स है हम इस तरह से तैयार करेंगे कि उससे स्पेस में डेब्री नहीं जाएगा, राइट। तो स्पेस मिशन को डेब्री फ्री बनाने का हमारा एम कौन से ईयर का है? तो वो है 2030 का, कि 2030 तक हम अपने स्पेस मिशंस को डेब्री फ्री बना देंगे। इसके साथ एक हमारा और एम भी है कि 2035 तक हम एक अपना स्पेस स्टेशन जो है वो भी सेटअप करेंगे 2035 तक। तो स्पेस स्टेशन का नाम क्या होगा हमारा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नाम क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। नेक्स्ट है AFMS, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, रिसेंटली इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग सोल्जर्स हेल्थ इन टफ टेरेन्स। टफ टेरेन्स में ये सोल्जर्स की हेल्थ को मॉनिटर करेंगे उस टेक्नोलॉजी से, राइट। टफ टेरेन्स जैसे कि ऊंचे पहाड़ों पे रह रहे हैं या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया हो गया, तो जो टफ टेरेन्स में रह रहे हैं सोल्जर्स, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही है। AFMS जो है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IIT कानपुर के साथ, राइट। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इन्होंने किसके साथ साइन किया है? IIT कानपुर के साथ, राइट। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट मेनिंजाइटिस वैक्सीन। मेनिंजाइटिस का वैक्सीन आया है रिसेंटली, कौन सी कंट्री लेकर आई है? तो कंट्री का नाम है नाइजीरिया। अब अफ्रीका में मेनिंजाइटिस के बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी डेथ्स होती है मेनिंजाइटिस की वजह से। तो नाइजीरिया रिसेंटली लेकर आया है एक वैक्सीन, और उस वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है MEN5CV। वैक्सीन का नाम क्या है? MEN5CV। मेनिंजाइटिस के लिए है ये वैक्सीन। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस में जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला जो एरिया है वो उसमें स्टिफनेस आ जाती है नेक में। इसके अलावा हाई टेम्परेचर हो जाता है, हैंड्स एंड फीट जो है ठंडे हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स लग जाती है, कंफ्यूजन होने लग जाती है, मसल पेन रहने लग जाती है, जॉइंट पेन होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है मेनिंजाइटिस के, राइट। नेक्स्ट है विच केमिकल इज इंजेक्टेड ड्यूरिंग क्लाउड सीडिंग। तो रिसेंटली दुबई में फ्लड्स आए हैं, सबको पता ही होगा कि दुबई में बहुत ही भयंकर फ्लड्स आए हैं। रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में भी अब पानी बह रहा है। कैमल जो है उनको समझ नहीं आ रही हम तैरे या चले। तो अब दुबई में क्या माना जाता है कि ये जो दुबई में फ्लड्स आए हैं ये क्लाउड सीडिंग की वजह से आए हैं, क्योंकि हर साल वो क्लाउड सीडिंग करते हैं। तो इस साल भी उन्होंने क्लाउड सीडिंग करी और साथ ही वेदर फिनोमेना कुछ ऐसा बन गया जिसकी वजह से वहां पे फ्लड्स आ गए। लेकिन दुबई वालों का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ है। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है? क्लाउड सीडिंग में ये एक केमिकल होता है, उसका स्प्रे करते हैं क्लाउड्स पे, राइट। तो क्लाउड्स पे जाकर ये जो एरोप्लेन्स होते हैं उससे ये स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होती है तो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है। तो इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है कि हमने क्लाउड सीडिंग करी है, बट हमने इतनी ज्यादा भी नहीं करी, नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ भी नहीं करी कि फ्लड्स आ जाए, राइट। तो क्लाउड सीडिंग बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्लाउड सीडिंग किया है, या क्लाउड सीडिंग में जो केमिकल यूज होता है उस केमिकल का नाम क्या है, राइट। अब क्लाउड सीडिंग में हमने बोला कि वो एक केमिकल का स्प्रे करते हैं क्लाउड्स पे, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होती है तो प्रेसिपिटेशन होती है। तो यहाँ पे जिस केमिकल का स्प्रे किया जाता है उस केमिकल का नाम क्या है?
केमिकल का नाम है सिल्वर आयोडाइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, 60th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हेल्ड इन, 60th एडिशन हुआ है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का, ये कहाँ पे हुआ है, ये भी यूएई के अंदर ही हुआ है, यूएई में अबू धाबी में, राइट, यूएई में हुआ है अबू धाबी में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।